अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हमारा आज का टॉपिक है कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग। सांस लेने के अमल को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ इस शक्ल में हमें ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट मैकेनिज़म्स दिखलाए गए हैं, यानी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दिखलाए गए हैं। अगर आप नोट करें, लंग्स के नीचे हमें एक पर्दा मेम्ब्रेन दिखलाई गई है जो कि डायाफ्राम कहलाती है। इन केस ऑफ इनहेलेशन इट्स अ लेस डोम लाइक, ये कम गुंबद नुमा है, जबकि एक्सहेलेशन के केस में इट्स अ मोर डोम लाइक। अगर आप गौर करें तो इनहेलेशन के केस में ये लेस डोम लाइक इसलिए है, ये नीचे इस तरह से कुछ कम पड़ जाती है कि थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी का साइज़ वॉल्यूम बढ़ जाता है और इनसाइड एयर अंदर की तरफ ज़्यादा रश कर पाती है, ज़्यादा अंदर आ जाती है। जबकि एक्सहेलेशन के केस में ये बात उलट है कि डायाफ्राम मोर डोम लाइक है, नीचे से ज़्यादा ऊपर की तरफ कर्व्ड है, जिससे बॉडी की थोरेसिक कैविटी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और लंग्स के अंदर एनक्लोज्ड या कैद हवा बाहर की तरफ रश आउट कर जाती है। तो ज़रा हम चलते हैं, देखते हैं कि व्हाट इज़ रेस्पिरेशन इटसेल्फ। इट्स अ बायोकेमिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स एनर्जी। तो वेरी सिंपल, ये सेल या जानदार में होने वाला एक बायोकेमिकल रिएक्शन होता है जो जानदारों को एनर्जी प्रोवाइड करता है। केमिकली ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करती है, ग्लूकोज ब्रेक करता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी में। नो दिस एटीपी या एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये हमारी बॉडी, चाहे प्लांट्स हों चाहे एनिमल्स हों, इनके लिए एनर्जी करेंसी का काम करता है। तो व्हाट इज़ ब्रीदिंग, इसे हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। नंबर वन, प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद इन द बॉडी, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर गैसों का तबादला, कार्बन डाइऑक्साइड आउट और ऑक्सीजन इन होने को ब्रीदिंग कहा जाता है। जबकि दूसरी तरह से ब्रीदिंग इज एंट्रेंस एंड एग्जिट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ लंग्स, फेफड़ों के अंदर या बाहर हवा का आना जाना, हवा का दाखिला और हवा का अखराज ब्रीदिंग कहलाता है। लेट्स से व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग को हम वेंटिलेशन भी कहते हैं। सो ये दो तरह से हो सकती है, एक इंस्पायरेशन और दूसरी एक्सपायरेशन होती है। सबसे पहले हम इंस्पायरेशन या फिर हम इसे इनहेलेशन भी कहते हैं। इसका प्रोसेस किस तरह से होता है। नंबर वन, टू इंक्रीज टेम्परेली द एक्टिविटी ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर। इंस्पायरेशन के दौरान हम रेस्पिरेटरी सेंटर को बढ़ाते हैं, उसकी एक्टिविटी बढ़ाने के लिए नंबर वन हमें कंट्रक्शन ऑफ डायाफ्राम करना पड़ती है। डायाफ्राम कुछ ज़्यादा कंट्रैक्ट करता है, यानी डायाफ्राम नीचे की तरफ आता है एंड इंटरकॉसल मसल्स मूव अप एंड आउटवर्ड्स। तो जो पसलियों के दरमियान मसल्स होते हैं वो इंटरकॉसल मसल्स कहलाते हैं। यही इंटरकॉसल मसल्स डायाफ्राम की डाउनवर्ड मूवमेंट की वजह से या कंट्रक्शन की वजह से ये थोड़ा ऊपर और बाहर की तरफ निकलते हैं। दिस इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी। जब इंटरकॉसल मसल्स ऊपर और बाहर की तरफ निकलते हैं तो थोरेसिक कैविटी, छाती का वॉल्यूम बढ़ जाता है एंड डिक्रीजेस द प्रेशर इन द लंग्स। एज अ रिजल्ट फेफड़ों के अंदर जो प्रेशर लगता है वो कम हो जाता है। एयर प्रेशर इज ग्रेटर दैन द प्रेशर इन द लंग्स। तो हवा का प्रेशर फेफड़ों के अंदर पाई जाने वाली हवा की निस्बत ज़्यादा होता है एंड एल्वियोलाई फिल विद एयर, लिहाजा बैरूनी हवा भाग के फेफड़ों के अंदर चली जाती है। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन। लेट्स से एक्सपायरेशन, दैट इज़ द एग्जिट ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स। फेफड़ों से हवा के अखराज को हम एक्सपायरेशन कहते हैं। एक्सपायरेशन रेस्पिरेटरी सेंटर पर किस तरह से अंदर असरअंदाज होती है। नंबर वन, रिलैक्सेशन ऑफ द इंटरकॉसल मसल्स एंड डायाफ्राम। इंटरकॉसल मसल रिलैक्स करते हैं, डायाफ्राम भी रिलैक्स करती है। जब डायाफ्राम इसमें रिलैक्स करती है तो थोरेसिक चैम्बर के ऊपर या थोरेसिक कैविटी के ऊपर पड़ने वाला प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है। इंटरकॉसल मसल जब रिलैक्स करते हैं फिर भी प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है। द डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी एंड इंक्रीज द प्रेशर इन द लंग्स। तो थोरेसिक कैविटी के ऊपर प्रेशर कम, जबकि जो लंग्स हैं उनके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। एयर प्रेशर इज़ लेस दैन द प्रेशर इन द लंग। तो बात तो क्लियर है,
लंग्स के बाहर प्रेशर ज़्यादा होता है जबकि लंग्स के अंदर एयर प्रेशर ज़्यादा होता है, सो एयर इज़ फोर्स्ड आउट ऑफ द लंग्स। यही वजह है कि हवा को बाहर धकेल दिया जाता है। यहाँ पर एक छोटा सा मॉडल दिखलाया गया, दैट इज़ कॉल्ड ऑसिलेटर मॉडल ऑफ ब्रीदिंग। तो हमारी बॉडी के अंदर दरअसल दो तरह के मसल्स होते हैं, नंबर 1 इंस्पायरेटरी मसल्स, नंबर 2 एक्सपायरेटरी मसल्स। यू नो इंस्पायरेटरी मसल्स कैरी इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स while expiratory muscles have expiratory neurons। बात तो क्लियर है। इंस्पायरेटरी मसल के पास इंस्पायरेटरी नर्व्स न्यूरॉन्स होंगे जबकि एक्सपायरेटरी मसल्स के पास एक्सपायरेटरी न्यूरॉन्स होते हैं। इनका प्रोसेस एक दूसरे के इन्वर्स या रिवर्स होता है। से दैट जब इंस्पायरेटरी मसल्स में इंस्पायरेटरी नर्व्स या न्यूरॉन एक्टिव होते हैं तो हवा बहुत ज़्यादा अंदर भर जाती है। तो गोया इनकी एक्शन की वजह से लंग्स के अंदर हवा ज़्यादा होती है। जब लंग्स के अंदर हवा ज़्यादा होती है, एक मैक्सिमम कैपेसिटी फिल्ड हो जाती है, तो उसी दौरान ये प्रेशर रिवर्स करके एक्सपायरेटरी मसल्स को दिया जाता है। दैट्स व्हाई एक्सपायरेटरी मसल बजाते खुद काम करते हैं और जो इजाफी एयर प्रेशर लंग्स के अंदर आ रहा होता है उसे एक्सपायरेटरी मसल्स या एक्सपायरेटरी न्यूरॉन की मदद से एक्सपेल आउट कर देते हैं। तो इसी तरह से जब ज़रूरत से ज़ायद हवा बाहर धकेली जा चुकी होती है थ्रू एक्सपायरेटरी मसल्स, एक्सपायरेटरी मसल जब ज़रूरत से ज़ायद हवा को बाहर निकाल देते हैं तो फिर इंस्पायरेटरी मसल स्टिमुलेट करते हैं, वो बाहर से हवा को अंदर ले आते हैं। दैट्स व्हाई इट मेंशंस दैट दिस इम्प्लाइज दैट ईच ग्रुप एक्सिबिट्स सेल्फ इनहिबिशन। हर ग्रुप बसाते खुद खुलता और बंद होता है, सेल्फ इनहिबिशन का मैकेनिज्म है। दे कैन स्विच देमसेल्व्स ऑफ, बजाते खुद ही ऑन ऑफ होते रहते हैं। मसलन जब इंस्पायरेटरी मसल्स भर जाते हैं तो एक्सपायरेटरी एक्टिव हो जाते हैं जी। दैट्स व्हाई इंस्पायरेटरी जब भर जाता है तो ये बजाते खुद बंद भी हो गया। सो स्टॉप्स ब्रीदिंग गेटिंग स्टक इंस्पायरेशन आर एक्सपायरेशन। तो इंस्पायरेशन हो या एक्सपायरेशन का मैकेनिज्म हो, ये मसल खुद ब खुद इसे ऑफ ऑन ऑफ कर सकते हैं। देन देयर इज़ अ न्यूरल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का न्यूरल कंट्रोल 3 तरह से होता है। वॉलंटरी एक्शन जो जानदारों की अपनी मर्जी, ख्याल और सोच विचार के मुताबिक होता है, मसलन हम कुछ देर के लिए अपना सांस रोक सकते हैं। ऑटोमेटिक कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन जो कि खुद ब खुद चले जा रहा है, हमारे सोते उठते बैठते रेस्पिरेशन का निज़ाम खुद ब खुद है। देन रिफ्लेक्स कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, तो ये इनवॉलंटरी होता है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता। तो ये हमारा मेन टॉपिक है, कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग या वेंटिलेशन। टू बी नोटेड वेंटिलेशन इज़ अ इनवॉलंटरी एक्शन, ये हमारे कंट्रोल में यूजली नहीं होता। ब्रीदिंग सेंटर हमारे यहाँ कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग का अमूमन मिडुला होता है। मिडुला को 2 पोर्शंस में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 इसका वेंट्रल पोर्शन, दूसरा डर्सल या लेटरल पोर्शंस। याद रहे कि मिडुला का वेंट्रल पोर्शन इंस्पायरेटरी सेंटर भी कहलाता है। इसी तरह से मिडुला के डर्सल या लेटरल पोर्शंस को हम एक्सपायरेटरी सेंटर कहते हैं। बात तो हमारी क्लियर हो गई कि मिडुला का वेंट्रल फ्रंट वाला पोर्शन इंस्पायरेशन को कंट्रोल कर रहा होता है, जबकि मिडुला के डर्सल या लेटरल पोर्शंस एक्सपायरेशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। टू बी नोटेड इंस्पायरेटरी सेंटर ऑफ मिडुला कैन इंक्रीज द रेट और डेप्थ ऑफ इंस्पायरेशन। तो इंस्पायरेटरी सेंटर हमारी सांस की गहराई में इजाफे की वजह बनता है, हमें गहरी सांस ले सकते हैं। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो मेंशन किया गया है इट इनहिबिट्स एक्सपायरेशन। तो इसके दौरान, इसकी एक्टिविटी के दौरान हम एक्सपायरेशन नहीं कर सकते क्योंकि हम गहरी सांस में खोए होते हैं, हवा बाहर से अंदर आ रही होती है। जबकि एक्सपायरेटरी सेंसर कैन इनहिबिट इंस्पायरेशन एंड इंक्रीजेस एक्सपायरेशन। हाउ? क्योंकि उस दौरान देयर इज़ डिक्रीज ऑफ रेट ऑफ इंस्पायरेशन में कमी हो रही होती है। बल्कि अगर मैं यूँ कहूँ कि रेट ऑफ एक्सपायरेशन, हवा को, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का प्रेशर रेट बहुत ज़्यादा होता है। जब बाहर निकालने का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो फिर हम हवा को कभी भी रश इन नहीं कर सकते। तो यही वजह हमें कहना पड़ेगा इट कैन इनहिबिट इंस्पायरेशन। लेट्स से cerebral cortex, this is also involved in stopping of breath।
या ब्रीथ स्टॉपिंग के अंदर सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी इस्तेमाल होता है। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स हमारी ब्रीदिंग को कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, सोच के साथ और बगैर सोच के, यानी वॉलंटरली या इनवॉलंटरली, दोनों तरह से कंट्रोल करने की एहलियत रखता है। नंबर 2, cerebral cortex, that can stop breathing, is involved in increase or decrease the rate of respiration। तो ये cerebral cortex जो कि स्टॉप ब्रीदिंग सेंटर के तौर पे काम कर रहा है, ये हमारी बॉडी के अंदर इंस्पिरेशन को बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। इट इज़ टोटली डिपेंडेंट अपॉन द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर अ बॉडी। नेक्स्ट, इमोशंस विच आर रिलेटेड टू लिम्बिक सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी के लिम्बिक सिस्टम के साथ इमोशंस, जज्बात हमारे रिलेट करते हैं, और यही जज्बात अगर पॉजिटिव हूँ, हंसी मज़ा पुरजोश और खुशी वाले हूँ, देन देयर इज़ हायर रेस्पिरेटरी एक्टिविटी इन आवर बॉडी। अगर ये मनफी हूँ तो फिर देन देयर इज़ लो रेस्पिरेटरी एक्टिविटी इन आवर बॉडी। दैट्स व्हाई आई कैन से दैट इमोशंस जो हमारे लिम्बिक सिस्टम के साथ रिलेट करते हैं, ये किसी न किसी तरह से हमारी बॉडी के रेस्पिरेटरी सेंटर को कंट्रोल करने की अहलियत रखते हैं। तो बात बड़ी पते की याद रहे कि हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम को, ब्रीदिंग सिस्टम को कंट्रोल करने का किरदार सिर्फ मिडुला के पास है। इंस्पायरेशन मिडुला के वेंट्रल पार्ट के ज़िम्मे हैं, जबकि एक्सपायरेशन मिडुला के डॉर्सल या लेटरल साइड के ज़िम्मे होती है। याद रहे कि रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म को स्टॉप करने का किरदार सेरिब्रल कॉर्टेक्स के ज़िम्मे होता है। बहुत शुक्रिया दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा।